कभी सोचा है कि अत्याचार का सबसे खतरनाक पल कौन सा होता है? वह नहीं जब कोई सह रहा होता है, बल्कि वह जब सहने वाला डरना बंद कर देता है। यह कहानी है ललिता की, और यह कहानी है उस क्षण की जब डॉलेरेस, जिसे दुनिया ललिता कहती है, धीरे धीरे चुप्पी से बाहर आने लगी। शुरुआत में वह हंसती थी, मजबूरी में, साथ चलती थी, डर में। लेकिन फिर उसकी आंखों में एक बदलाव आया। वह बहस करने लगी, वह पैसे मांगने लगी, वह भावनात्मक दूरी बनाने लगी। और उसी क्षण हम्बर्ट हम्बर्ट का साम्राज्य दरकने लगा। जिस आदमी को लगता था कि वह प्रेम कर रहा है, उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका प्रेम दरअसल नियंत्रण था। जैसे जैसे ललिता का विद्रोह बढ़ा, हम्बर्ट का डर भी बढ़ा। उसकी ईर्ष्या, उसका शक, उसकी बेचैनी। क्योंकि जब कोई वस्तु नहीं रहना चाहता, तब मालिक डर जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ललिता के उसी मौन विद्रोह की, जिसने पहली बार हम्बर्ट को उसके अपराध के सामने खड़ा किया। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी क्रांति चीख कर नहीं, बस दूरी बना लेने से होती है। गैस्टन का बिडरले में काफी सम्मान था। यह सम्मान उसने स्वयं अर्जित किया था। लोग उसका नाम सम्मान से लेते थे। वह जिधर से गुजरता था, लोग हैट उतार कर उसका अभिवादन करते थे। उसके परिचय से मुझे भी सामाजिक व्यवहार बनाने में लाभ मिलने की आशा थी। सब उसका सम्मान करते थे और वह मेरा सम्मान करता था। जब भी समय मिलता, वह मेरे पास आ जाता। हम दोनों के बीच शतरंज की बाजी बिछती। उसे लेकर ललिता के लिए मुझे कोई खतरा नजर न आया था। उसके अलावा मैं अन्य हर ओर से सतर्कता बरतना चाहता था कि मेरे यहाँ लोगों का आना जाना न हो। हमारे सामने वाले मकान में मिस फेवियन नाम की विधवा रहती थी। वह पहले दिन से ही ललिता में रुचि लेने लगी थी। उसके स्कूल आते जाते समय वह उसे टोकती थी, अपने यहाँ आने को निमंत्रित करती थी। और मुझे यह जरा भी पसंद न था कि ललिता किसी से घुले मिले। नौकर के नाम पर हमारे यहाँ सिर्फ एक औरत काम करने आती थी। काम तो वह ठीक करती थी, मगर उसकी बातों के व्यवहार से मुझे पहले दिन से ही लगा कि वह शक की मिजाज है। ललिता को अपनी बेटी बताने के बाद उसने खोद खोद कर कुछ अन्य बातें पूछनी चाहिए थीं, जैसे कि उसकी माँ कहाँ है, बिन माँ की बच्ची को पालना मेरे लिए तो काफी तकलीफदेह होगा, क्यों ना मैंने उसे बोर्डिंग हाउस में रख दिया, वगैरह वगैरह। वह आगे ज्यादा बातों की पूछताछ न करे, इसलिए मैंने उससे जहां तक साबित कर दिया था कि मुझे बात करना ज्यादा पसंद नहीं, वहीं उसकी ड्यूटी बांध दी थी। उसे अपने कमरे में घुसने ही ना देता था। बिस्तरों को झाड़ने और चादर बदलने के कार्य पर तो उसे हाथ भी न लगाने दिया जाता था। डर था कि कहीं वह हमारे भेद न जान ले। ललिता को भी समझा दिया था कि उससे कोई बात न करे। यह सब सतर्कताएं जहां चल रही थीं, वहीं मैं इस बात को भी महसूस कर रहा था कि ललिता रोज बरोज पहले से ज्यादा जिद्दी और चालाक होती जा रही है। ललिता भी भली भांति समझ चुकी थी कि दुनियावी तौर पर भले ही वह मेरी बेटी कहलाती हो, मगर उसकी सारी खुशियां मेरी मुट्ठी में बंद हैं। इसीलिए वह जिस्म के मामले में मुझे पूरी तरह मोहताज बनाई हुई थी। वह मुझे जिस तरह चाहती घुमा सकती थी। एक बार इस तरह का एहसास हो जाने पर कि वह बिस्तर पर मुझसे कोई भी बात मनवा सकती है, उसने मेरी इस कमजोरी का भरपूर दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया था। कई बार तो एक एक चुम्बन के लिए वह मुझसे घंटों खुशामद करवा लेती थी। पिछले 3 महीनों में उसने मुझ पर दबाव डाल डाल कर अपना जेब खर्च दुगना करवा लिया था। एक दो बार मैंने यह जानने की कोशिश भी की थी कि वह इतने पैसों का करती क्या है। उसकी सारी जरूरतें तो मैं पूरी कर देता था। स्पष्ट था कि वह या तो स्कूल में रोज अपनी सहेलियों को पार्टी देती थी, या फिर मुझसे चुराकर पैसों को जोड़ रही है। और मुझे शंका सताने लगी थी कि ऐसा होने पर वह ढेर सारे रुपए एकत्र कर कहीं किसी दिन फुर्र न हो जाए। सरकारी वकील ने मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मैंने ललिता को उसके सगे संबंधियों से दूर रखकर जेल किसी कोठरी में बंद कर दिया था। श्रीमान, यह आरोप निराधार है। मैंने ललिता को कभी भी कैद में रखने की चेष्टा नहीं की। उसे लड़के लड़कियों से मिलने जुलने की पूरी आजादी थी। आपको मेरी बातें अजीब लगेंगी। अब यह बात दूसरी है कि ईर्ष्यालु स्वभाव का होने के कारण मैं किसी भी पुरुष से
उसकी मित्रता होते न देखना चाहता था, चाहे उसकी उम्र 12 साल की हो या 72 साल की। लड़कियों में उसकी दोस्त ओपल, लिंडा, एविस, ईवा थी, लेकिन मोना से उसकी पक्की दोस्ती थी। एक आध बार मोना से बातचीत होने पर मैंने ललिता के बॉयफ्रेंड के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन मोना ने पहले तो कोई जवाब न दिया। फिर जब मैंने घुमा फिरा कर 2-3 बार वही प्रश्न दोहराया तो वह हंसती हुई बोली, ललिता को लड़कों में कोई रुचि नहीं है। वह उनसे दोस्ती करने के बजाय उनका मजाक उड़ाती है, और सच पूछिए तो हम दोनों ही रिगर पर मरती हैं। रिगर बिडरले का हीरो था, उम्र 32 वर्ष, पेशा फुटबॉल खेलने और शौक शराब पीकर सड़कों पर गाते हुए घूमना। मैं समझ गया मोना मजाक कर रही है, बल्कि संतुष्ट हो गया कि ललिता का झुकाव अभी किसी लड़की की ओर नहीं बन पाया है। दिन यूं ही बेफिक्री में गुजर रहे थे। एक दिन ललिता ने स्कूल से लौटने के बाद बताया कि उसके स्कूल में ड्रामा होने जा रहा है। उसके कथन से ड्रामे के प्रति उसकी जिज्ञासा का ज्ञान हुआ था। नाश्ते की मेज पर से केक का पीस मुंह में रखते हुए मैंने पूछा, तुम भी उसमें हिस्सा लोगी? अभी कुछ सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक मैं डैडी से पूछ नहीं लेती कुछ नहीं करती, उसने मुस्कुराकर कहा। यद्यपि सभी लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मैं ड्रामे में हिस्सा लूं। मैंने विस्मय के साथ उसकी ओर देखा। थोड़ा अविश्वास सा हुआ, कुछ खुशी भी। खुशी इस बात की कि उसने अपने दिल में मेरे लिए इतना सम्मान रख रखा था कि कोई भी नया काम करने से पहले मुझसे पूछना आवश्यक समझती थी, और अविश्वास इस बात का कि वाकई क्या ललिता मेरा इतना सम्मान करती थी। मैंने चाय पीते हुए कहा, सोचकर बताऊंगा। उसने जिद न की। मैं रात भर सोचता रहा कि उसे ड्रामे में हिस्सा लेने दूं या ना लेने दूं। उसके उत्साह से मैं इस बात का आभास पा चुका था कि वह ड्रामे में हिस्सा लेने के लिए बेताब है। उसे अनुमति न देने का अर्थ था कि उसके मन में हीन भावना जन्म ले बैठे। वह इस बात को मान बैठे कि मैं उस पर इतना अधिक अंकुश रखता हूं। मनोविज्ञान का जानकार होने के नाते मैं इस बात को भी समझता था कि अगर इस तरह बच्चों की भावनाओं को दबाया जाए तो वे उच्छृंखल हो जाते हैं। उनके मन में विद्रोह की भावना जन्म ले बैठती है। वे जहां अभिभावक से पूछकर काम करने की आदत रखते हैं, वहीं उसके विरुद्ध जाकर वे चोरी से काम करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्वानुमान होता है कि अमुक कार्य की इजाजत तो उन्हें मिलेगी नहीं। यह स्थिति खतरनाक होती है। साथ ही साथ उसे नाटक में हिस्सा लेने देने की अनुमति देने का अर्थ था कि रिहर्सल के बहाने समय असमय घर आना, ड्रामे में हिस्सा लेते हुए वह हिस्सा लेने वाले कुछ युवकों के संपर्क में भी आएगी, कुछ अन्य ऐसे लोगों के संपर्क में भी आ सकती है जिनका पढ़ाने से ताल्लुक न होकर नाटक वगैरह सिखाने, निर्देशन करने से ताल्लुक हो। उनमें से कोई ऐसा भी हो सकता है जिससे ललिता खुल जाती, और वह भेद जो हम दोनों के बीच सीमित है किसी तीसरे पर भी खुल जाता। ड्रामे में काम करने वाला कोई लड़का उसकी कोमल भावना को उभार कर उससे इतनी निकटता बना लेता जो आगे चलकर मेरे लिए दुखदाई बन जाता। काफी सोच विचार के बाद अंततः मैंने यही निर्णय लिया कि उस पर अंकुश रखूंगा। सुबह का स्कूल जाते समय ललिता ने पूछा, तो क्या सोचा, ड्रामे में हिस्सा लूं या ना लूं? मैंने शुष्कता से जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का नुकसान होगा। वह चुपचाप चली गई। मुझे इस बात का जरा भी अनुमान न था कि मन ही मन उसमें ज्वालामुखी धधक रहा है। शाम को जब वह पढ़कर आई तो किताब कॉपियां पटकते हुए बोली, आपको हेड मिस्ट्रेस ने याद किया है। क्यों? मैंने चौंक कर पूछा। तुम्हारी फीस तो समय पर जमा कर दी गई है। बात फीस की नहीं है। फिर तुमने क्या कोई शरारत कर दी है जिसकी शिकायत करने के लिए मुझे बुलाया गया है? ऐसा कुछ नहीं है। फिर? मैं चकराया। कहीं तुमने कोई शिकायत वाली हरकत तो नहीं कर दी? नहीं। तब क्या हो सकता है? कुछ बताओ तो सही। मैं कुछ नहीं जानती। स्कूल से रवाना होते समय उन्होंने तुम्हें भेजने का आदेश दिया था। दूसरे दिन मैं हेड मिस्ट्रेस के सामने पेश हुआ तो उसने वही विषय सामने रखा जिसकी मुझे अपेक्षा थी। आप लोग को ड्रामे में शामिल नहीं होने देना चाहते? आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य की कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं पठन पाठन में अभिरुचि रखने वाला शख्स हूँ। अपने अनुभव के दौरान मैंने स्पष्ट देखा है कि ऐसे अवसर पर न केवल लड़कियों को बेवजह लड़कों से संबंध बढ़ाने का अवसर मिलता है,
वरन उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है, और ये दोनों बातें मुझे सख्त नापसंद है। आप फिक्र ना करें हम्बर्ट साहब, मैंने इन सभी संभावनाओं का सूक्ष्मावलोकन करते हुए पूर्ण सतर्कता बरती है। हम लोगों की तीक्ष्ण दृष्टि पल प्रतिपल ऐसी आशंकाओं को निर्मूल साबित करने के लिए उद्यत रहेगी। एक प्रकार से ये सब हमारा फर्ज तो है ही, सबसे बड़ा दायित्व भी है। किस ड्रामे की तैयारी करवा रही हैं आप? मैंने राहत की सांस लेते हुए पूछा। ड्रामे का नाम है इनचेंटेड हंटर्स। मैं हल्के से चौंका। मेरे बदन में सनसनी सी दौड़ती चली गई। सर्वप्रथम मैं ललिता के साथ हंटर्स नामक होटल में ही रुका था। वहीं प्रथम बार हम एकाकार हुए थे। मैंने ड्रामे में हिस्सा लेने की इजाजत देने में ही अपनी भलाई समझी और वापस आ गया। तत्पश्चात लो अपने संवाद याद करने व दर्पण के सामने खड़े होकर अभिनय करने व संवाद बोलने के रिहर्सल में गुम प्राय होकर रह गई। उसकी तन्मयता पर मुझे खुशी थी। इन्हीं दिनों के दौरान उसने अपने रोल में स्वाभाविकता लाने हेतु पियानो सीखने की इच्छा व्यक्त की। मैंने उसे न केवल मिसेस एम्परर नामक संगीत विद्वान महिला के हवाले कर दिया, वरन फीस आदि जमा करके कागजी कार्यवाही भी पूर्ण कर दी। लगभग एक सप्ताह बाद मैं मिस्टर गेस्टन के साथ शतरंज के मोहरों में गुम था कि फोन की घंटी बजी। बाजी जहां की तहां फंसाकर मैं उठ खड़ा हुआ। मिस्टर हम्बर्ट, उधर से स्वर उभरा। क्या आपने अपनी बेटी को पियानो सिखाने का इरादा बदल दिया है? नहीं तो, मैं चौंका। मेरी समझ में कुछ न आया था। फिर आपकी बेटी पिछले मंगलवार की तरह आज भी संगीत विद्यालय में नहीं पहुंची है। मैं स्तब्ध रह गया। नथुने श्वास खींचना छोड़कर विस्मृत कर बैठे। लो प्रतिदिन की तरह तैयार होकर नियमित समय से संगीत विद्यालय रवाना हो चुकी थी, किंतु वह विद्यालय नहीं पहुंच सकी थी। स्पष्ट था कि वह अन्यत्र कहीं कोई गुल खिला रही थी। मिस्टर हम्बर्ट, क्या बात है? आप खामोश क्यों हो गए? जी, दरअसल लो की तबीयत खराब है। ऐसा ही उसके साथ पिछले मंगलवार को भी हुआ था। ओके, आपको जो असुविधा हुई उसके लिए खेद है। अब वह समय से विद्यालय जरूर पहुंचेगी। उधर से फोन कट गया। मैं वापस गेस्टन के पास लौटा तो मेरे मनोमस्तिष्क में विचारों का तांता सा लगा हुआ था। इसी कारण मेरा मन शतरंज में न लगा और मैं शीघ्र ही बाजी हार गया। गेस्टन के विदा होने के बाद मैं उठा और लो के कमरे की ओर बढ़ता चला गया। विगत मंगलवार तुम पियानो सीखने संगीत विद्यालय क्यों नहीं गई थी? वह खामोशी से सामने रखी नाटक की स्क्रिप्ट पर दृष्टि जमाए रही। मेरा सवाल उसने जैसे सुना ही नहीं था। आज भी तुम संगीत विद्यालय नहीं गई? क्यों? मेरा स्वर तेज हो गया। क्रोध करने की आवश्यकता नहीं। मुझे उखड़ा देखकर वह दबे स्वर में बोली, यहाँ की कैद से जी उब गया था, इसलिए मैं मोना के साथ बाग की सैर हेतु चली गई थी। तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है, इसका अनुमान मैं अभी लगा लेता हूँ। कहने के साथ मैं फोन के निकट आया। मैंने मोना से संबंध स्थापित किया और अपना वही प्रश्न दोहराया। विगत मंगलवार को तुम वा लो कहाँ गई थी? लो ने सैर की इच्छा प्रकट की थी, इसलिए हम दोनों बाग की सैर को चले गए थे, ये जानते हुए भी कि उसे पियानो सीखने संगीत विद्यालय जाना है। सॉरी अंकल, दरअसल मैं लो के ऑफ मूड का अवलोकन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि अगर उसे सैर न कराई तो उसका मूड वॉश ना हो सकेगा। ओके। कहने के बाद मैंने रिसीवर पटका, घूमा तो सामने कमर पर हाथ रखे किसी खलनायिका की मुद्रा में ललिता खड़ी थी। आ गया यकीन? वह चुपते स्वर में बोली। लगता है तुमने मोना को पहले से ही मनचाही घुट्टी पिला रखी थी। वह खामोशी से मेरी छटपटाहट को देखती रही। मोना को तुमने और कौन कौन सी घुट्टी पिलाई है? मैंने सशंकित स्वर में पूछा। मैंने वो सारी घुट्टियां उसे पिला रखी हैं जो हर रात हम बिस्तर पर तैयार करते हैं। उसके शब्दों का आशय समझते ही मैं भीतर तक हिल उठा। कदाचित उसके द्वारा इतने स्पष्ट उत्तर की मुझे अपेक्षा न थी। वह इतनी बड़ी मूर्खता करेगी मैंने सोचा भी न था। मेरी चेतावनी की उसने परवाह न की। ये एहसास मुझे क्रुद्ध कर देने के लिए पर्याप्त था। मूर्ख लड़की, मैं तमतमाए स्वर में बोला। अगर तूने अपनी इन बेवकूफाना हरकतों पर अंकुश न पाया तो क्या? उसने धृष्टता पूर्वक मेरी दृष्टि से दृष्टि मिलाए हुए ही कहा। मेरे क्रोध का पारावार न रहा। मैंने उसके पांव के नीचे दबे स्टूल को दाएं पांव की ठोकर से उड़ाया और पांव पटकते हुए गुर्राया। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, अपने रूम में दफा हो।
वरना मुझसे बुरा कोई न होगा। प्रत्युत्तर में वह पूर्ववत खड़ी मुझे घूरती रही। चली जा मूर्ख लड़की। मैंने उसे बाजू से धकेला। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। वह जिदपूर्ण अंदाज में गुर्राई। देखती हूं तुम क्या करते हो। ललिता, मैं दहाड़ा। चीखो मत। तुमने मुझे खराब करने की हवश में अंधे होकर मेरी माँ का मर्डर किया है। मुझे हाथ से छुआ भी तो मैं सबको चीख चीख कर बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया है। बेटी का पवित्र रिश्ता रहते हुए भी तुम। मैंने दांत पीसे, किंतु आपे से बाहर होकर इसके पहले कि मैं कोई कठोर कदम उठाता, फोन की घंटी बजी। मैं अपने गुस्से को जज्ब करता हुआ फोन की ओर बढ़ा। रिसीवर उठाकर कान से चिपकाया तो दूसरी ओर से उखड़ा स्वर उभरा। आप लोग इतना असभ्य होंगे, हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर यूं जानवरों की तरह झगड़ना आप लोगों को इतना प्रीतिकर लगता है तो कृपया दरवाजे व खिड़कियां बंद कर लीजिए, सुविधा रहेगी। इस प्रकार यूं प्रदर्शनी लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। स्पष्ट था कि फोन किसी पड़ोसी का था। तभी मेरी दृष्टि फैबियन के मकान की ओर उठी। वो खिड़की के सामने छज्जे पर झुकी हमारी बातों को सुनने का प्रयास कर रही थी, जिससे कि हमारे झगड़े के प्रचार प्रसार में आसानी हो। क्षमा चाहता हूं, जो कुछ इस जिद्दी लड़की के साथ आकस्मिक हुआ। आप लोगों को डिस्टर्ब करने में मेरी कतई दिलचस्पी नहीं। कहने के बाद मैंने रिसीवर पटका और लपक कर वो खिड़की बंद कर दी जो फैबियन के मकान के ठीक सामने पड़ती थी। फैबियन का चेहरा लुप्त हो गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि ललिता वहां नहीं है। इस एहसास के साथ चौंक कर मैं अभी घूमा ही था कि नीचे दरवाजा खुलने के तत्पश्चात बंद होने का स्वर उभरा। मैं तत्काल नीचे भागा। साथ ही मैं ललिता को आवाजें भी लगाता जा रहा था। नीचे दरवाजा खोलते ही मुझे ललिता की हल्की सी झलक मिली। वह साइकिल पर सवार गली का मोड़ मुड़ चुकी थी। मैं पोर्च की ओर लपका, किंतु उधर 2 कदम बढ़ाते ही याद आया कि गाड़ी तो सर्विस हेतु गई है। मेरे सामने पैदल के अतिरिक्त कोई चारा न था। मैं झुंझलाता हुआ पैदल ही उस दिशा में लपका। शनै शनै बारिश अपना वेग बढ़ा रही थी, किंतु मैंने उसकी परवाह न की और आगे बढ़ता गया। लगभग 10 मिनट बाद मुझे लोग की साइकिल दृष्टिगत हुई। वह एक पब्लिक टेलीफोन बूथ के बाहर खड़ी थी। वह बूथ के भीतर फोन पर किसी से बातें कर रही थी। मुझे आते देखकर उसने फौरन रिसीवर हुक पर लटकाया और बाहर निकल आई। कहाँ फोन कर रही थी? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। घर। दरअसल मैंने एक अहम निर्णय लेने का विचार किया है। निर्णय? मेरी पेशानी पर पसीना छलका। जी हाँ। वह तनिक मुस्कुराई। किंतु पहले मेरा मनपसंद ठंडा पेय पिलवाइए। चंद पलों तक मैं उसे घूरता रहा। तत्पश्चात उसे लिए निकट के ड्रिंक कॉर्नर पर पहुंचा। प्रारंभ हो चुकी बारिश की परवाह न करते हुए उसने 2 कोका कोला की बॉटलीज कंठ से उतारी। तुम किस निर्णय के बाबत बात कर रही थी? मैंने कुरेदा, किंतु वह खामोशी से कोला सुड़कती रही। उसके व्यवहार व चेहरे पर छाई निश्चिंतता से ऐसा लग रहा था जैसे हमारे दरमियान कोई बात ही न हुई हो। मैं बिल अदा करने काउंटर की ओर गया तो वह मेरे पीछे ही हो ली। मैंने बिल चुकता किया और चुपचाप बाहर आ गया। ललिता मेरे साथ थी। मैंने उसकी साइकिल थामी और उसे लिए घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर हम में से कोई कुछ न बोला। मैं उसकी साइकिल पोर्च में खड़ी करके घूमा तो जहां का तहां ठिठक कर रह गया। ललिता मेरे पीछे पीछे पोर्च तक चली आई थी। वह दीवार से पीठ टिकाकर मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में विचित्र सी चमक थी। ललिता की जिद, उसका उद्दंड भाव से घूमना मुझे संदिग्ध करता चला जा रहा था। कभी कभार वह बिना बताए यूं लोप हो जाती कि मैं सिर धुनने पर बाध्य हो जाता। एकाएक वह प्रकट होती। मैं प्रश्न करता तो या तो खामोश रहती या उद्दंडता से पेश आती। जिस समय मैं खींच व गुस्से से बाल नोच रहा होता, अपने आप को, अपने यौवन को थाली में रखकर परोस देती और मैं आवेग से बहता चला जाता। एक जगह टिकने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है, मुझे समझते देर न लगी। यहाँ टिकने से न केवल हमारे संबंधों की पोल खुल सकती थी, वरन मुझे पूरी तरह बेवकूफ बनाते हुए अपने किसी लव प्रेमी के साथ वह खिसक भी सकती थी। मैंने गाड़ी ठीक कराई और लो का नाम स्कूल से कटवाने के लिए हेडमिस्ट्रेस से मिला। स्पष्ट था कि मैंने एक बार फिर खाना बदोशों की जिंदगी अख्तियार कर ली थी। मैंने हॉलीवुड में बन रही किसी फिल्म में सलाह देने जाने का बहाना किया।
तथा हेडमिस्ट्रेस के पूछने पर हॉलीवुड रहने का प्रोग्राम 3 महीने का बताया। हेडमिस्ट्रेस ने विरोध किया और इतनी लंबी अवधि तक लो को दूर न रखने का आग्रह किया, किंतु मैंने स्पष्ट कहा कि मैं अपनी इकलौती बेटी को स्वयं से अलग नहीं रख सकता। हेड मिस्ट्रेस कर भी क्या सकती थी। उससे मैंने लीविंग सर्टिफिकेट लिया और लो को निर्णय से अवगत कराया। सचमुच खूब आनंद आएगा, वह तनिक प्रसन्न होकर बोली। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने उस पर संदेह करके कुछ अच्छा नहीं किया, किंतु इसका मतलब ये भी न था कि मैंने जाने का प्रोग्राम स्थगित कर दिया था। वह मुझे बेहद होशियारी से उल्लू बनाने के चक्कर में भी उलझी हुई हो सकती थी। मैं नक्शों के आधार पर एक बार फिर बाहर निकल पड़ा। लो मेरे साथ थी। कई दिनों की यात्रा के बाद मैं एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए रुका तो ललिता खिसक ली। वह अक्सर ऐसा किया करती थी, किंतु कुछ देर बाद न जाने कैसे जादू के जोर से प्रकट हो जाती थी। क्योंकि ये सब पूर्वापेक्षित न होता था, इसलिए मैं कोई खोजबीन न कर पाता था। इस बार भी 3-4 हॉर्न बजाने के बाद वह प्रकट हुई। बताया कि टॉयलेट की इच्छा थी। तत्पश्चात सामने की दुकान में कोल्ड ड्रिंक पीने चली गई थी। मैंने जब कहा कि बताकर तो जाना चाहिए, तो उसने आगे ध्यान रखने की बात कहकर मुझे संतुष्ट कर दिया। रात्रि का पड़ाव हमने कास्बिन के सुप्रसिद्ध होटल चेस्टनट में किया। सुबह लो ने अपने ननिहाल पिस्की जाने की इच्छा व्यक्त की, किंतु मैंने सख्ती से मना कर दिया। वहां किसी परिचित अथवा रिश्तेदार से सामना हो जाने की आशंका थी। अगले दिन जब मैं चुपचाप किसी अन्य रास्ते से कास्बिन से दूर जाने की फिराक में था, लो ने तबीयत खराब होने की शिकायत की। मेरे पूछने पर बताया कि तबीयत खराबी का कारण कोई लड़की समझ सकती है, मैं नहीं। उसने कहा कि वह स्वयं आराम करेगी और मुझे बाजार में जाकर कुछ फलादी लाने का निर्देश दिया। मैं बाजार चला गया। लगभग 2 घंटे बाद जब मैं लौटा तो वह कपड़े बदलकर बेड पर अनमनी सी लेटी मैगजीन पढ़ रही थी। मैंने उसे सामान सौंपा, तभी मेरे नथुने से परफ्यूम की सुगंध टकराई। मैं चौंक पड़ा। वह नहाई न थी, फिर उसने परफ्यूम का इस्तेमाल क्यों किया? क्या उसने कहीं जाना था? मैंने सोचा। तभी मेरी दृष्टि उसके सैंडलों पर पड़ी तो मैं पुनः चौंका। वहां नर्म मिट्टी के कतरे लगे हुए थे। तुम? मैंने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि उसके चेहरे पर जमा दी। किसी से मिलने गई थी? मिलने नहीं, घूमने। वह नजरें चुराती हुई बोली। यहाँ की कैद से तबीयत उब गई थी। मैं उसे बदस्तूर घूरता रहा। तभी लो की दृष्टि मेरे द्वारा लाए गए फलों पर पड़ी। खास तौर पर केले उसकी दृष्टि का आकर्षण बने। उसने केलों का थैला हाथ से छीना और फूहड़पन से उन्हें खाने लगी। तभी मेरे जहन में बिजली सी कौंधी। जब मैं घर में प्रवेश करने हेतु आगे बढ़ रहा था, मेरा एक युवा पड़ोसी मुझे देखकर मुस्कुराया था। मेरे जबड़े भिज गए। मैंने दरवाजा बंद किया और झपट कर लो के कपड़े उतारने लगा। पर मुझे पुरुष संसर्ग के चिन्हों की तलाश थी, किंतु वे ढूंढे से भी न मिल पा रहे थे। सोने से पहले मैंने .32 कैलिबर का रिवॉल्वर अपने ब्रीफ केस से निकाला और ओवरकोट की जेब में डालकर निश्चिंत हो गया। अगले ही पल मैं सोने का प्रयास कर रहा था, किंतु जैसे ही मेरी आंखें झपकती, पड़ोसी का मुस्कुराता चेहरा मानस पटल पर उभर आता। परिणाम स्वरूप नींद आंखों से छिटक जाती। अपने ही ख्यालों में खोया मैं कब सोया कह नहीं सकता। कास्बिन से बाहर निकलते ही मुझे एक कार की धुंधली आकृति के सदा बने रहने का आभास हुआ। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे वो कार निरंतर हमारा पीछा कर रही है। मैंने कई बार गलियों का चक्कर देते हुए उस लाल कार से पीछा छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु वो कार सदा मेरे पीछे बनी रही। लाखों प्रयासों के बाद भी मैं उसे डोज न दे सका। ललिता के किसी चहेते अथवा रिश्तेदार ने जेम्स विलियम की तरह का कोई प्राइवेट जासूस तो पीछे नहीं लगा दिया? मेरे मन में आशंका उठी और यह आशंका मुझे भीतर तक हिला देने हेतु पर्याप्त थी। परिणाम यह हुआ कि वो लाल गाड़ी मुझे स्वप्न में भी पीछा करती नजर आने लगी। एक पेट्रोल पंप पर टंकी फुल करवाकर पेमेंट ट्रैवलिंग चेक के जरिए करने की इच्छा से जेब में हाथ डाला तो मेरी दृष्टि लो की दिशा में उठी। अगले ही पल मुझे झटका सा लगा। लो एक स्वस्थ बदन के गंजे अधीर से घुल मिलकर बातें कर रही थी। पुरुष ने हैट का कोना माथे पर झुका रखा था। एक दृष्टि देखने से ही लगता था कि दोनों एक दूसरे से पूर्व परिचित होने के साथ साथ अंतरंग तक के
उस मुकाम पर जा पहुंचे हैं जहां एक साथ मिलकर कोई भी समस्या सुलझाने में कोई हिचक महसूस नहीं होती। मेरे देखते ही देखते वह एक लाल गाड़ी की ओर बढ़ता चला गया। मैंने गौर से देखा। उसकी शक्ल मेरे स्विट्जरलैंड वाले चचा से एकदम मिलती थी। वहां से रवाना होने के बाद मैंने लौ से उस लाल गाड़ी वाले के बारे में खुलकर बातचीत की, उसके जासूस होने की शंका व्यक्त की, किंतु परिणाम ढाक के तीन पात ही रहा। उसने कोई स्पष्ट उत्तर देने की बजाय मेरा उपहास ही उड़ाया। इस घटना के बाद वह लाल गाड़ी चमकनी बंद हो गई। शाम तक हमने बैस नामक शहर का सफर तय किया और हमेशा की तरह एक होटल में शरण ली। सुबह ललिता ने नाटक देखने की जिद की। पहले तो मैं इनकार करता रहा, किंतु जब मालूम हुआ कि नाटक की कार्यकारी लड़कियों की उम्र 15 वर्ष से किसी कीमत पर ऊपर नहीं, तो मैं खुशी खुशी तैयार होकर नाटक देखने चला गया। नाटक देखकर आने की काफी देर बाद तक मैं आराम करता रहा। दोपहर बाद में घूमता घामता बेस के पोस्ट ऑफिस पहुंचा। बिडरले के वर्तमान पोस्ट मास्टर के आते समय बेस का एक पता दे दिया था, इसलिए मेरे नाम कई खत थे। मोना द्वारा प्रेषित एक खत लो के नाम पर भी मौजूद था। मैं पत्र समेटने लगा तो लो के पत्र को पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। मैंने पढ़ा। मोना ने नाटक की कामयाबी की सूचना दी थी। स्वयं को स्विट्जरलैंड के किसी स्कूल में दाखिले की सूचना दी थी। पत्र लिखते रहने का वादा भी था। मैं वापस बरामदे के उस किनारे पर पहुंचा जहां लो को छोड़कर गया था, तो जी धक से करके रह गया। लो नदारद थी। खोजबीन के उपरांत मैंने एक झाड़ू लगाने वाले से ललिता की शक्ल, कद काठ का विवरण देते हुए पूछा, तो उसने एक और को उंगली उठा दी। मैंने उसे खूब तलाशा, दूर दूर गली गली छान डाली, किंतु उसका कोई पता न चला। आज जेल की कालखोटरी में बैठकर अपनी तन्हाइयों के गहरे तक डूबते उतरते हुए सोचता हूँ, तो इसी निर्णय तक आ पहुंचता हूँ कि उस दिन ललिता अगर लौट कर ही न आई होती तो कितना अच्छा होता। मैं थोड़ा और ढूंढ ढांड कर वापस आ जाता और संतोष कर लेता। कम से कम मेरी जिंदगी इस दयनीय मोड़ तक तो ना आ पहुंचती। किंतु मैं शायद उसके लिए एक मोहरा था, ऐसा मोहरा जिसे वह अपनी जवानी के चंद पल दिखाने के बाद सारी चीजें मुहैया करा लेती थी जिनकी उसे जरूरत होती थी। उस दिन सभी प्रकार की दुकानों पर मैं दीवानों की तरह ढूंढ ही रहा था कि सहसा मेरे दिल की धड़कनें तेज होती चली गईं। ऐसा तभी होता था जब लो मेरे निकट कहीं आसपास होती थी। मैं पलटा तो सामने लो खड़ी नजर आई। मैं गुस्से से तमतमा उठा, किंतु इससे पूर्व की कोई अरुचिकर कदम उठाता उसने मेरी बाह को अपनी हथेली का गर्म स्पर्श दिया और मुस्कुराने लगी। मैंने उसे बाजू से थामा और गाड़ी के निकट आया। दरवाजा खोलकर उसे गाड़ी की पिछली सीट पर धकेला। खामोशी से बैठी रहना। उसने कोई प्रतिरोध न किया। मैं गाड़ी स्टार्ट करते हुए अपने गुस्से को पीने का प्रयास करने लगा। स्वयं को परेशान व उद्विग्न दर्शाकर लौ की दृष्टि में उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता था। तुम कहाँ गई थी? मैंने रास्ते में पूछा। कहीं नहीं, वहीं तो थी। वहीं कहाँ? बाजार के पास। लो तटस्थ भाव से बोली। मेरी एक सहेली अचानक आ टकराई थी। सहेली और यहाँ? मैंने आश्चर्य से दोहराया। कौन थी वह? तुम बताओ तो सही। मैं उसके पूर्ण नाम से परिचित नहीं। सहेली होने के बाद भी? मैंने आश्चर्य से उसे देखा। अगर तुम सोचते हो कि वह मेरे साथ पढ़ती थी तो भूल है तुम्हारी। डॉली राह चलते मेरी सहेली बनी थी। अच्छा, तो उसका नाम भी डॉली है? हाँ। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा और बोला, तुम लगभग आधे घंटे तक मेरी नजरों से ओझल रही हो। इस समय के अंतराल में तुम दोनों कहीं ना कहीं गई तो जरूर होंगी। हाँ, गई थी। कहाँ? एक मेडिकल स्टोर तक। क्या दवा लेनी थी? नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीना था। अच्छी तरह स्मरण है? सोच लो। हाँ। उसने लहजे में दृढ़ता उत्पन्न करने की चेष्टा की थी। उसकी इच्छा एक कोला पीने की थी और मुझे प्यास लगी थी, इसलिए उसने एक कोला पिया और मैंने एक ग्लास शीतल जल। तुम्हें दुकान याद है? मैंने गाड़ी झटके से रोकी। क्यों नहीं? मैं नीचे उतरा और पिछला दरवाजा खोलते हुए बोला, चलो बताओ, वो दुकान कहाँ थी जहां तुम रुकी थी? मैं तुम्हारी बात की सत्यता जानना चाहता हूँ। ठहरो। कदाचित वो दुकान सामने कहीं कॉर्नर के आसपास थी। वहां अधिक उजाला न था। ऐसे नहीं, नीचे आओ। मैंने बाजू से उसे बाहर को धकेला। मुझे पता लगना चाहिए कि
तुमने ठंडे पेय कहाँ पिए? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसने उद्दंडता से मेरा हाथ झटका। इस जिद से कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है, बेहुदी लड़की। व्यर्थ में स्वयं को परेशान कर रहे हो डैडी। उसने कोला नहीं पिया। मैंने ठंडे पानी के घूंट कंठ से नीचे नहीं उतारे, बस खुश। हम दोनों गपशप में व्यस्त फैशनेबल मॉडलों को देखती रही थी। तुम्हारी सारी बातें बुनियादी तौर पर झूठी हैं। कॉर्नर की सभी दुकानें, मेडिकल स्टोर्स व फैशन शो की समस्त दुकानें बंद थी। मैं पहले ही चेक कर चुका था। वह खामोशी से कॉमिक्स के पन्ने पलटती रही, ठीक उस मुद्रा में जैसे मेरे शब्द रूपी मच्छर उसके कानों के इर्द गिर्द चकरा रहे हों, जिन्हें वह हथेली से उड़ाते हुए पढ़ने में तल्लीन हो। गाड़ी स्टार्ट करने के सिवा मेरे पास चारा भी क्या था। मैं एक शब्द भी न बोला और भीतर ही भीतर उबलता रहा। उस समय हम लगभग 5 मील का सफर तय कर चुके थे जब क्रोध की अधिकता मेरी सहन शक्ति की सीमा तोड़कर बाहर निकल गई। क्रोध से बेकाबू होकर ही मैंने गाड़ी रोकी और घूमकर एक किलकिलाता थप्पड़ लो की कनपटी पर जड़ दिया। वह हतप्रभ सी आंखें फैलाई मेरी ओर देखती चली गई, ठीक ऐसे जैसे उसे मेरी इस हरकत का यकीन ही ना आ रहा हो। चंद पलों बाद वह सचेत हुई और बाजुओं में सिर देकर रोने लगी। मैं पिघल उठा। किसी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का मैं पक्षधर नहीं, किंतु लोग की उद्दंडता से मैं स्वयं पर काबू भी न पा सका था। मेरा मन आर्द्र हो उठा। मैंने उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। जो भी लोग इस उपन्यास को पूरी तन्मयता के साथ सुन रहे हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में आकर यह जरूर बताएं कि आप इस उपन्यास को किस दृष्टि से देखते हैं। हमें आप सभी के विचारों का इंतजार रहेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।